नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मंगलवार है, सायं 7 बजे हम कार्यक्रम लेकर आते हैं कविता के बहाने। ये साहित्यिक कार्यक्रम है, इसमें हम किसी सुपरिचित कवि को आमंत्रित करते हैं अपने इस मंच पर, इस कार्यक्रम में, और उसी कविता के बहाने हम जो कवि हमारे समक्ष आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनकी कविताएं सुनते हैं, कविताओं पर चर्चा होती है और कविता के बहाने जो हमारे आमंत्रित कवि हैं, उनसे एक अनौपचारिक बातचीत भी होती है। आज हम अशोकनगर मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां से हम आज के इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं सुपरिचित कवि श्री हरगोविंद पुरी जी को। थोड़ी देर में हम अशोकनगर मध्य प्रदेश जाते हैं, वहां से हम आज के कवि को जोड़ते हैं। आइए सबसे पहले आज के जो हमारे अतिथि कवि हैं श्री हरगोविंद पुरी जी, उनको हम इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। नमस्कार, 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 नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं आप पुरी जी? कैसा मौसम है अशोकनगर का आजकल? सर्दियां शुरू हो गई है सर, हल्की हल्की गुलाबी ठंड है। अच्छा। हाँ, खेतों में पानी जा रहा है, तो क्या बात है। लोग बाग पानी पी रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है। और यहाँ कोई बादल बादल तो छाते नहीं है उतने, अच्छा, लेकिन अच्छा। तो बिल्कुल ठीक है, दिन सुहावना आज ये कह सकते। बस थोड़ी देर में अब हमारे मित्र अब देखिए, मैं नाम ही ले रहा था, रमेशचंद्र शुक्ल जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और वे आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरह से और भी मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं अशोकनगर, जहां आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। बताइए 2-3 मिनट में उसके बारे में, कौन सी जगह है, कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है और अशोकनगर की खूबी क्या है, उसके बारे में आप हमें बताइए। जी सर, अशोकनगर वैसे मध्य प्रदेश का हृदय कह सकते हैं। यहाँ चंदेरी बहुत नजदीक है और ये अशोकनगर का पहले नाम पछार था। पछार से फिर ये टकनेरी बनी और पहले टिकट जो मिलता था रेलवे स्टेशन पर टकनेरी और पछार नाम से मिलता था। क्या बात बाद है। में इसका जी, नाम बाद में इसका नाम अशोकनगर हुआ। और यहाँ पर बहुत अच्छे पुरातत्व स्थल हैं, जैसे पास में चंदेरी है, कदवाया है और नानोन है एक गांव। यहाँ से बैतवा नदी निकली है, वहां पर कुछ भित्ति चित्र हैं महाभारत कालीन के। और चारों ओर बहुत अच्छी कृषि की भूमि है और यहाँ का गेहूं बड़ा प्रसिद्ध है। सरबती गेहूं हमारे जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बड़ी खुशी की बात है, मुझे लगता है कि गिरजा कुमार माथुर का जन्म इसी अशोकनगर में हुआ। क्या बात है, क्या बड़ा नाम ले लिया आपने, वाह वाह वाह। मैं तो धन्य हो गया आज। वे मेरे गुरु रहे हैं, गुरु है वो मेरे। जी जी। और वो अशोकनगर के थे और उस पर श्री कृष्ण सरल ये भी एक राष्ट्रकवि हुए। यहाँ बिल्कुल पैदा हुए, बड़े साहित्यिक स्थल है यहाँ पर और बहुत सारे कवि यहाँ पर साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र है ये क्या मैं कह बात है, सकता क्या हूँ। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। रमेशचंद्र शुक्ल जी पहले जुड़ गए थे, सरोजनी कौशिक जी हमारी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो भी जुड़ गई, राधा शर्मा जी जुड़ गई, निरुपमा सिंह जी जुड़ गई, कृष्ण कुमार सोनी जी हमारे साथ आ गए, पूनम शर्मा जी जुड़ गई, अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई, हीरो वाधवानी जी जुड़ गए। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ गए।
तो मैं मित्रों आप को ये सूचना, जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मेरे मित्र जानते हैं, आज हमारे साथ कविता के बहाने कार्यक्रम में अशोकनगर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं श्री हरगोविंद पुरी जी, जो बहुत अच्छे कवि हैं। वो इतने अच्छे कवि हैं कि प्रेम कविताएं उनकी, प्रेम में जो मीठा रस है उससे भी ज्यादा है। उनके व्यक्तित्व में इतना मीठापन है, इतना रस भरा व्यक्तित्व है। मुझे उनसे बात करने में हमेशा बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे है तो वे कवि, लेकिन व्यवसाय से वो एडवोकेट हैं, वो वकील हैं। तो इसीलिए क्यों वकील बने और क्या उनका कारण रहा, उसके बारे में आप जानते हैं। मैं उनका जो हमारे मित्र जुड़े हैं, संक्षिप्त सा परिचय आपका देना चाहूंगा। आप ठीक है। हिंदी साहित्य में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और आपने जो स्नातक है वो आप लॉ में है, विधि में है। आपके कविता संग्रह पिता की नींद और उदास आंखों के सपने बहुत ही परिचित हैं, दोनों संग्रह। और आपके दो संयुक्त कविता संग्रह है, कविता बोलती है और माँ का आंचल। हिंदी अंग्रेजी में दो संयुक्त कविता संग्रह आपके, और कविताओं का आपका अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषा में अनुवाद हुआ है। और बहुत सारी पत्रिकाओं में, पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपकी ये विशेषता है, पिछले दिनों मैं आपको बहुत फॉलो करता रहा हूं हरगोविंद जी, आपकी कविताओं में प्रेम जो है, प्रेम जो मूल तत्व के रूप में आता है, वह बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस बीच में प्रेमदा पांडे जी हमारे साथ देवरिया से जुड़ गई, जिज्ञासा सिंह जी हमारे साथ आ गए, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज की जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी मित्रों का जो मुझे सुन रहे हैं, आपका सभी का हृदय से स्वागत है। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप तो कवि हैं मूल रूप से, जो मैं देख रहा हूं, लेकिन ये जी। वकालत कैसे आपको अच्छी लगी? तो देखिए, वकील होना और कवि होना, मुझे लग रहा है एक वो दो 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 बिंदु है, दो अलग अलग है, दो धुरियां है। मैं सर क्या पहले जब मैं एजुकेशन में पढ़ रहा था, मैं शुरू में तो मैं 11वीं क्लास में था, तब से ट्यूशन पढ़ाता था। पहले घर जाके ट्यूशन लेता था, बाद में ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस खोली और अशोकनगर की पहली कोचिंग क्लासेस मैंने शुरू की थी। फर्स्ट शुरुआत मेरी थी। वहाँ काफी बच्चे पढ़ने आते थे। उसी दौरान हम लोगों का बैठना शुरू हुआ। इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ। यहाँ से हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे और हमारे साथ बहुत अच्छे लोग उस समय पे आए और हमें ये साहित्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। मैं क्या चूंकि बात है। मैं पढ़ता था और पढ़ाता था और उसी से अपना गुजारा करता था। कोचिंग क्लासेस में जरूर मिल जाता था। इसी दौरान चूंकि मेरे पास पढ़ने लिखने का काम ही नहीं था, तो मैंने कि एलएलबी कर लूं, क्योंकि छोटा भाई वकील बन गया था। तो मैंने एलएलबी में फॉर्म डाल दिया और मैं सहज में पास हो गया। फिर मैंने 2-3 साल तक वकालत करी, पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा। फिर मैं कोर्ट में 1999 से मैंने शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे, चूंकि वकालत में टाइम लगता है जमने में, तो मुझे चूंकि मैं लोगों से जुड़ा हुआ रहता था, गांव गांव मेरा परिचय था, क्योंकि मैं ऐसे सामाजिक संस्थाओं में काम करता रहा, तो लोगों से जुड़ाव होता रहा। तो वकालत में धीरे धीरे मैं स्टेब्लिश हो गया और मैंने किसी की जूनियरशिप नहीं की। मैं खुद पढ़ता रहा और चूंकि पढ़ने लिखने से मुझे तार्किक शक्ति ईश्वर की देन कह सकते हैं, तो मेरा क्रॉस एग्जाम जबरदस्त होता है और जिससे मुझे सफलता मिली और मेरे पास पर्याप्त काम भी है। और इस तरह से वकालत में आया। साहित्य से शुरू से जुड़ाव रहा, पढ़ने लिखने का शौक रहा। मैं पुस्तकें मंगाता रहा, लोगों से मांग के भी पढ़ता था और किताबों से मुझे बेहद लगाव रहा। और मेरी अच्छी अपनी खुद की लाइब्रेरी जिसमें बैठा हुआ हूँ, जिसमें तमाम पत्र पत्रिका हैं। मैं अपना ज्यादा समय पढ़ने में देता हूँ और यही है। और इस तरह से ये, जब मैं कोर्ट में रहता हूँ तब पैसों के बारे में सोचता हूँ, कोर्ट से यहाँ आ गया
तो फिर नहीं सोचता कि मुझे कुछ मिलना है, फिर मैं पढ़ने लिखने में व्यस्त हो जाता हूँ। कोर्ट क्या का बात काम है, क्या निपटाया, बात उसका काम निपटाया और फिर कुछ पढ़ा और लिखने का कुछ बना तो फिर लिख लेता हूँ इस क्या बात तरह है। से। बहुत अच्छी तो बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको ये भी सूचना देना चाह रहा हूं, भानु प्रकाश जी, रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए, महेश कुशवाहा मेरे जी हमारे साथ जुड़ गए। जी जी, जी जी। भानु प्रकाश मेरा छोटा भाई जैसा है और मुझे बहुत स्नेह है, मुझे उनका उनका आदर है। और महेश कुशवाहा है, वो मेरे जूनियर है, मेरे साथ ही काम करते हैं। तो स्वागत है दोनों का, और मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दिलीप, इस बीच में दिलीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत। आपका, जी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कविता के बहाने में तो आपकी कविताएं होंगी, किसी प्रेम कविता जी से आप अपनी कविताओं का शुभारंभ करिए। जी, आपका स्वागत है। जी सर, मैं प्रेम कविता सुना रहा हूँ। अभी लिखी है मैंने इसको। जी जी। इतना ही, इतना ही बचा रहे, ये क्या बात शीर्षक है। है मेरी कविता का। इतना ही बचा रहे जितना की सर्दियों की धूप जितनी ऊष्मा, इतना ही बचा रहे जितना की सर्दियों की धूप जितनी ऊष्मा, पत्तियों में बचा रहता है जितना हरापन, वायुमंडल में बची रहती है जितनी नमी, बचा रहे आंखों में पानी इस बदलते हुए परिवेश में। ठहरे हुए क्या जल बात है, में क्या बात है। एक कंकड़ फेंकने से अनगिनत व्यास बढ़ते हैं किनारों की ओर, और उसमें बचा रहता है वेग। इतना ही बचा रहे तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम। ये सर मेरी कविता थी। क्या बात है, तुम्हारी क्या भावना, बात है। जी जी। और तो एक छोटी अ, जी जी, आपका 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 स्वागत है। जी, सुनाइए। प्रेम के बारे में एक, ये कविता मेरी बहुत पुरानी है। लगभग मैंने इसको 90-91 में लिखा होगा। लेकिन आप सुनिए सर, प्रेम के बारे में एक, दो कविताएं छोटी जी छोटी। यह जी। जी, यह जानती हुए यह जानते हुए भी कि तुम कच्ची नींद का सपना हो, जो जरा सी आहट से टूट जाएगा। क्या बात है, यह क्या बात जान है। यह जानते हुए भी कि तुम कच्ची नींद का सपना हो, जो जरा सी आहट से टूट जाएगा। यह जानते हुए भी कि जब भी सोचूंगा तुम्हारे बारे में, दीवारों के पार फैल जाएगी बात। यह जानते हुए भी कि तुम्हें चाहूंगा मैं, और लोगों को लग जाएगा पता। हाँ हाँ इतना हाँ हाँ, सब क्या कुछ बात जान है। इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे सपने देखना, तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हें चाहते रहना लगता है कितना सुखद। और दूसरी ऐसी प्रेम कविता दो, प्रेम के बारे में। जैसे हमारी बुनियादी चीजों में शामिल होती है घर की एक एक चीज। क्या बात है। जी जी। आपकी आपकी हमारे आवाज थोड़, में जी जी जी, शामिल होती है सुनाइए। घर की एक एक चीज। जैसे जी जी, इसको ठीक करिए, कोई बात नहीं। जी आवाज नहीं आ रही, फिर से सुना। जी जी जी, आ रही है। सुनाइए सुनाइए। जी जी जी। जै, जै, जैसे जैसे हमारी बुनियादी चीजों में शामिल होती है घर की एक एक चीज। जैसे दोस्ती में शामिल नहीं होती कोई छोटी मोटी औपचारिकता। जैसे गणित में शामिल होती है ज्यामिति। जैसे बच्चों की बीमारी में शामिल होती है माँ की उदास आंखें। क्या बात है, क्या बात है। वैसे ही वैसे ही जरूरी चीजों की तरह
शामिल होता है प्रेम, जो तयशुदा नहीं होता और सोच समझकर नहीं किया जा सकता कभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कविताएं लिखना कैसे प्रारंभ किया आपने? किस उम्र से? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मतलब कविताएं ही क्यों? आपने कहानी, उपन्यास उसमें कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, प्रारंभ में मैंने कुछ व्यंग्य लिखे थे, तो जी। वो कुछ पेपरों में छपे। लेकिन जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, 84 की बात होगी, 1984 की, कुछ सुकांत कविता, मैं मंची कविता सुनता था उस समय पे, तो उस समय पे कुछ मैंने कविताएं लिखी, तो वो कॉलेज में भी प्राइज मिल गई और वहां से बड़ा आत्मविश्वास हुआ। फिर उस समय पे मैं लाइब्रेरी जाता था, उस समय धर्मयुग सरिता और कादम्बरी जैसी पत्रिकाएं लाइब्रेरी में आती थी, तो उनको मैं पढ़ने लगा, क्योंकि और इनसे मैं जुड़ता रहा। फिर मैं पत्र लिखता था, कोई कविता कहानी लिख के, तो वो मेरे पत्र छपते, तो मुझे अच्छा लगा। जो मैं उनके बारे में लिखता था कि आपकी मुझे कविता अच्छी लगी, मुझे आपकी कहानी अच्छी लगी, मुझे आपका व्यंग अच्छा लगा, या लेखों के बारे में या फिल्म के बारे में कोई बात बात होती तो मैं लिख देता था। कभी क्रिकेट के बारे में भी लिख देता था, तो वो मेरे पत्र छपते थे। यहाँ से एक प्रेरणा मिली। और फिर हमारे प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ अशोकनगर में। वो सब हमारे लिए बहुत अच्छी सहयोग की बात ये रही कि यहाँ पे एम एफ खान साहब थे कॉलेज में, वो प्रोफेसर थे विधि के, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और मेरे मित्र हरिओम राजौरिया है, पंकज दीक्षित हैं जो बहुत चर्चित चित्रकार हैं। हम लोगों ने प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। उस समय पवित्र सलालपुरिया, कुमार अंबुज और मुकेश बिजोले जैसे लोग आए। हम लोगों ने बैठकें शुरू की और कविता पर बातचीत शुरू की, तो कभी हमें बनाया गया वो जो किस तरह से कविता आना चाहिए और कविता का सरोकार जीवन से कितना हो सकता है, इस संबंध में वो बातचीत हमारी होती थी। और उस समय पे कुमार अंबुज अशोकनगर में पदस्थ थे, बैंक में, तो उनके सानिध्य में रहकर भी बहुत कुछ सीखा। फिर प्रदेश का गठन हुआ और संयोग से राज्य सम्मेलन भी गुना में हुआ, जो अशोकनगर से पास में है। उसमें भीष्म सहानी, राही मासूम राजा और 500-600 साहित्यकार उस समय पे आए। उस समय क्या महाभारत बात है! सीरियल चल रहा था, तो एकदम से इतने काशीनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह जैसे लोगों के साथ जब हम देखे, हम तो बच्चे थे उस समय, 25-26 साल के थे, और उन जी, जी। लोगों के बीच में उनको सुना, भीष्म सहानी जी को सुना, मैंने उनके फोटो खींचे। तो 3 दिन बसे कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों से मिले जुले, और इस तरह से लिखने की और रुझान बढ़ गया। उन्होंने कहा ऐसे लिखने चाहिए। उसी दौरान एक स्मारिका निकली थी, तो मेरी पहली कविता किसी अच्छी पत्रिका में छपी, पिता की नींद। वो मेरी बहुत प्रिय कविता थी और मेरा संग्रह भी उसी नाम से आया। वो वो भी कविता है 89। आपके समक्ष है? वो कविता समक्ष है हाँ, आपके? हाँ सर, है मेरे पास, मैं बिल्कुल दे सकता सुनाइए, हूँ। सुनाइए, सुनाइए ना वो कविता। फिर कविता सर पर और सुनाता हूँ बातचीत होगी। जी, जी। जी सर, बिल्कुल सर, मैं सुना रहा हूँ, एक मिनट, मेरे सामने ही है। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसमें लगाया नहीं निशान। जी। जी सर, 67 पेज पर सर लिखा आगे। ये मेरी कविता है। जी। रात रात में जरा सी आवाज से टूटती है पिता की नींद। रात में जरा सी आवाज से टूटती है पिता की नींद। वे झुंझलाते नहीं है किसी पर, चुपके से उठते हैं और निकलते हैं घर के बाहर। देखते हैं सब तरफ ठीक तो है। क्या पिता बात है! क्या बात है! चौकन पिता चौकन्ना सोते हैं। सोचता हूँ जब पिता नहीं होंगे कौन रहेगा चौकन्ना, और फिर मुझे पिता की तरह रात भर नींद नहीं आती।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी। ये किस सन में आपकी प्रकाशित हुई है? 89 में ये कविता मेरी छपी थी, प्रगतिशील लेखन के लेखक संघ के राज्य सम्मेलन, मध्य प्रदेश के राज्य सम्मेलन में एक ये बार ये कविता मेरी। कविता फिर से सुनाइए, एक बार फिर से सुनाइए, बहुत अच्छी कविता है आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रात में जरा सी आवाज से टूटती है पिता की नींद, वे झुंझलाते नहीं है किसी पर, चुपके से उठते हैं और निकलते हैं घर के बाहर, देखते हैं सब तरफ ठीक तो है, पिता चौकन्ना सोते। सोचता हूँ जब पिता नहीं होंगे तो कौन रहेगा चौकन्ना, और फिर मुझे पिता की तरह रात भर नींद नहीं आती। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखिए ना, जीवन के जितने भी सूक्ष्म सूत्र हैं, इतने नाजुक सूत्र हैं, इनको पकड़ना और इनको कविता के रूप में प्रस्तुत करना एक कवि का ही धर्म है, और कर्म भी है, काम भी है। बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। तो मुझे एक बात ये समझाइए पुरी जी, वकील जो होता है हृदय से बहुत कठोर होता है, माना जाता है, क्योंकि हमेशा बहस में और तर्क वितर्क में पड़ जाता है। और कवि जो है मूल रूप से कोमल हृदय का होता है, कवि हृदय जिसको कहते हैं। तो ये आप में दो व्यक्तित्व जो है, इनको कैसे संभाल पाते हैं आप? आ, मैं जब वकील होता हूँ तो शायद मैं कोमल हृदय का हूँ। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं वो बहुत पीड़ित और उत्पीड़ित लोगों के आते हैं, और शायद असूनर में मैं पहला वकील हूँ जैसे कोर्ट में फांसी की सजा हुई एक को। तो मैंने भी कह दिया कि मुझे तो कोई वकील जब नहीं बना था तो मुझे लीगल एड से किया गया था, लेकिन वो केस इतना गंभीर और भयंकर था, निर्भया कांड जैसा केस था, मर्डर थी, हत्या थी, डकैती, रेप था। उसमें हैंगिंग का सेंटेंस का ऑर्डर हुआ था। तो अब उसमें अपन किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। कई बार लोग मुकदमे, झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं। तो वो चीज दिखती है, किसी की जमीन छुड़ा ली, किसी का मकान छुड़ा लिया, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो बहुत सारे विषय वहां से मिलते हैं। और बहुत फटेयाल लोग यहाँ आते हैं, और उस तरह का वातावरण दादागिरी वाला यहाँ है नहीं है। तो ज्यादातर किसान लोग ही हैं, और जिनके छोटे छोटे केसेस होते हैं, जमीन पर से लड़ाइयाँ होती है, ज्यादातर समझौते में निपटाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और यहाँ से हमें बहुत सारे विषय भी मिलते हैं, क्योंकि समाज को बहुत नजदीक से जहाँ हम वैसे नहीं पहुंच पाते, तो उनकी जो बात है, एक गांव को समझना, एक किसान को समझना, एक जमीन को समझना, उनके क्या बीच बात है। बैठकर जब बात कर, बहुत कुछ हमें समझ में भी आता है कि बाकी में हिंदुस्तान क्या है और लोगों की समस्या क्या है। और बाकी में हिंदुस्तान यहाँ आके बसता है कि जो रात रात वो खेतों में पानी दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति है उनकी। और फिर ये काम नहीं मिलता तो ज्यादातर खेत मजदूर हैं, जिनकी अपनी जमीन है, दूसरों की जमीन पर काम करके उसी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बहुत सारे विषय मिलते हैं, और उनसे पैसे की चिंता नहीं करता मैं कभी, जो मिल गया वो दे तो रहा अपने लिए। तो मेरे लिए वहाँ पैसा मायने नहीं रखता, और मनुष्य मायने रखता है कि मैं क्या उनके बात है, साथ न्याय बहुत। कर सकूं। तो यहीं पर तो और आपका न्याय, कवि हृदय काम आता है, यहीं पर तो कवि मन जो आपका है वही सबल हो जाता, वही आगे आता है। तो पिता की नींद काव्य संग्रह जो है, वो कब आपका जी, प्रकाशित हुआ है? पिता ये की नींद। 2021 में आया था सर। और चूंकि उसमें बहुत सारी गलतियां थी, त्रुटियां थी प्रेस में, तो 2022 में फिर वो मुकम्मल होके आया। और इसका जो कवर पृष्ठ है, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े रेखांकन जो है चित्रकार है अवधेश वाजपेयी, मेरे अनुरोध पर उन्होंने इसको बनाया। और है वो सामने, है वो संग्रह है आपके सामने है अभी? बिल्कुल, बिल्कुल है। दिखाइए जरा, थोड़ा सा बीच में लाइए और इस साइड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसमें कोई कविता और सुनाइए आप पुरी जी, इस संग्रह में से। जी, जी सर, मैं कि, संग्रह में से कविता, कितनी और आप कितनी 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 कविताएं हैं इसमें? इसमें सर 94 कविता है। अरे वाह।
अच्छा, इस बीच में पुरी जी मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूं, हमारे जी सर। मिथिलेश राय मित्र जी जुड़ गए, विजय संदेश जी भी जुड़ गए, और संतोष रैना जी भी जुड़ गए। आप विकेश निझावन जी भी जुड़ गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। पूनम शर्मा जी, रमेश चंद्र शुक्ल जी, सरोजनी कौशिक जी लगातार जुड़ी है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। इस संग्रह में से कोई कविता सुनाइए। और इन सभी का बहुत बहुत स्वागत। मिथिलेश जी तो मेरी काफी बात होती है, शहडोल से हैं, उनका हृदय शुक्रिया। और बाकी सभी साथी जो मुझे अपना स्नेह दे रहे हैं मुझे सुन करके, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और क्या हृदय से बात है। स्वागत। इस बीच में आपके लिए सुमन शर्मा जी भी जुड़ गई, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सब मित्र जुड़ गए। अब देखिए, किसी कवि को सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि कवि को सुनना तो ब्रह्मा को सुनना होता है। क्या बात है, क्या बात है। सुनाइए कविता। एक और प्रेम कविता सर तुम्हारे लिए। आए है, मेरे लिए है क्या? ये शीर्षक है मेरी कविता का। अच्छा, क्या बात है। सुनिए सर। तुम्हारे माथे की बिंदी, तुम्हारे माथे की बिंदी पिघल कर पसीने से हो गई है आड़ी तिरछी। क्या बात है, क्या तुम्हारे बात है। माथे की बिंदी पिघल कर पसीने से हो गई है आड़ी तिरछी। तुम्हारी आंखों की कोर से थोड़ा सरक गया है काजल। आहा, तुम्हारे तुम्हारे केस विन्यास बिखर गए कांधों पर। तुम्हारे केस विन्यास बिखर गए कांधों पर। तुम्हारी माथे की बिंदी, तुम्हारी आंखों का काजल और केस विन्यास उतर गया मेरे भीतर और कोरे कागज पर लुढ़क गए शब्द बनकर। आए है, क्या बात है। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। अब देखिए, सरल सहज भाव से आप अपनी बात कह देते हैं और दूसरों के मन को स्पर्श करती है, तो कविता का मूल रूप तो वही है, मूल शक्ति वही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और एक चीज ये बताइए पुरी जी, कविता लिखना जी। कितना जरूरी है? जी। कविता का सीधा सरोकार है जीवन से। मनुष्य होने का एक अभिमान मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं कवि हूँ तो मुझे उस आम आदमी की बात, जो अपनी बात नहीं कह पाता, उसे कहने का, उसके दर्द को, उसके दुख को, एक स्त्री जो घर में रह रही है उसके प्रेम को मैं किस तरह व्यक्त कर सकता हूँ। केवल हम घर में देखते हैं कि स्त्री को और उसकी बनाई रोटी खाते हैं, लेकिन मैं उसमें उसका प्रेम भी देखता हूँ। इस तरह से मैं क्या अपने बात है। इन चीजों को बांटना चाहता हूँ। तो जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है कविता। और ये जितने भी साहित्य की जो विधा है, कविता लिखना मैं समझता हूँ बहुत कठिन है। इसके पास भाषा की सीमितता है। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। इसका कंटेंट भी हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते और बहुत अधिक विस्तार भी नहीं दे सकते। कभी कभी हो जाता है विस्तार कविता में, जहाँ लगता है कि वो कविता बड़ी होना चाहिए, पूरी बात नहीं आ रही है। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनकी व्याख्या बहुत बड़ी हो जाती है, कई ऐसी घटना होती है जिसकी व्याख्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से जीवन से सीधा संबंध, मनुष्य से सीधा संबंध, उसके विचारों से सीधा संबंध, जब एक कवि और एक मनुष्य जब इन चीजों से अपना सीधा संबंध स्थापित करता है और उसके हृदय में इन चीजों के लिए जगह होती है, तो ये एक एक कलाकार अपनी कला में व्यक्त कर सकता है, अभिनेता अपनी अभिनय में व्यक्त करता है उस चीज को, और कहानीकार कहानी व्यक्त करता है। जो हम बाहर देखते हैं वो अंतःकरण में जाता है और उसका हम अंतःकरण में मंथन करते हैं, और फिर जो बाहर निकल के आता है मत करके मक्खन की तरह। इस तरह से साहित्य और कला सब आती है सर। अभिनय भी इसी तरह आता है, सारी चीजें इसी तरह आती है। तो ये क्या बात है। जीवन अच्छा, का बहुत जरूरी। राम दुलारी शर्मा जी जुड़ी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने बड़ी एक है। अच्छी बात कही है, जमीन से जुड़ी कविता।
क्या तात्पर्य है आपका? ये जमीन से जुड़ी कविता क्या, क्या क्या इसका तात्पर्य है? एक विस्तार में इसको कैसे कह सकते हैं हम, जमीन से जुड़ी कविता? सर एक तो चीज है कि हम भावनाओं में आसमान चांद तारों की बात करें और फूल पत्तियों की बात करें, ये तमाम वो आसमान की ओर देखें, और जीवन में जो घट रहा है उसमें हम कुछ ना देखें, और हम जीवन में अपने बहुत तमाम दुखों के बीच में एक सुख की जब अनुभूति करते हैं, जैसे जिसके घरों में बहुत अधिक अभाव है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जिनके पास रोटी भी नहीं है, नमक मिर्ची से रोटी खा रहे हैं, दिन भर मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन जब कभी तीज त्योहार आता है उनका, तो वो ढोलक मंजीरे लेके अपने टपरों में बैठ करके और गाते बजाते हैं। वो जो आनंद उस क्षण को वो जीते हैं, वो एक कविता का जमीन से जुड़ा हुआ होना होता है। वो इस तरह से हम उसको मैं इस तरह से उसको व्याख्या कर सकता हूँ कि हम एक तो सुनी सुनाई बातों पर लिखे हम, और एक हम देख रहे हैं, एक सुनने की अनुभूति और एक देखने की अनुभूति है। तो एक यथार्थ दूर का है और एक नजदीक का, इसके बीच में जो हमें कुछ सुना हुआ भी, कुछ कल्पना भी, और हम अपना कितना इसमें संवेदना ला सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक कविता बहुत अच्छी जा सकती है। एकदम से सही सही घटना लिख दो तो वो कविता नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें काव्य के तत्व आना चाहिए। और कल्पनाशीलता तो चूंकि कवि में होती है, और वो चीजों को उस तरह से अपनी चीजों को समझता है और उसको रेखांकित करता है, और बिल्कुल जो देखता है और अनुभव करता है और उससे जो निकली हुई कविता होती है वो जमीन से जुड़ी हुई है। जैसे कृषि कार्य करने वाले भानु प्रकाश रघुवंशी, उनकी कविता है। हरिओम राजौरिया जी की एक कविता है कि गले में कवि रटक गए, प्रशासन तंत्र खड़ा हो गया, ऐसी कविता थी। कौमार मुझ की किवाड़ कविता है, जब किवाड़ अंदर की ओर खुलते हैं, तो माँ के संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही। ऐसी बहुत सारी कविता हैं जो मुझे लगता है कि इन रेखांकित हैं, और इन कविताओं को हम कह सकते हैं जमीन से जुड़ी कविताएं हैं। इसमें कहीं बनावटीपन नहीं है, भी प्रेम है तो अपने नैसर्गिक रूप में है, और संघर्ष है तो नैसर्गिक रूप में है, उसको वो स्वीकार करते हैं चुनौती की तरह, क्या संघर्ष बात है, को भी, बहुत दुख अच्छी को भी। बात है। आपका आपका एक काव्य संग्रह है उदास आंखों के सपने, ये कब जी सर, प्रकाशित हुआ है आपका? ये 2022 में आया था सर। इसका दर्शन दोनों कराइए सही। जरा, इसमें कितने। हाँ जी जी जी। तो इसमें ये कितनी कविताएं हैं इसमें? अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा मुख पृष्ठ है। किसने बनाया है ये? ये जसपाल बांगा मेरे मित्र हैं, क्या रंगकर्मी हैं, बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने ये स्टोन वर्क किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्टोन वो हमारे का। जसपाल जी हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते रहते हैं, हमारे मित्र हैं। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल। इसमें मूल रूप से कितनी कविताएं संकलित की गई हैं, पुरी जी? इसमें इसमें लगभग सर 75-80 के आसपास कविता इसमें भी है। और मुझे अ, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने देखा कि मेरे फेसबुक से उठाकर श्री राजेंद्र गुप्ता, जो बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री कलाकार हैं, उन्होंने हाँ मेरी हाँ हाँ। कविता पढ़ी थी। मैं उस कविता को यहाँ पढ़ना चाहूंगा। अच्छा, और मैं आपको एक मुझे। सूचना दे रहा हूं। हमारे जी परम मित्र युवराज शर्मा जी, वो भी जुड़ गए हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। सर नमस्ते, आपने भी एक मेरी कविता का पाठ किया था, मैं वो भी सुनाऊंगा आज। तो मैं कल गुप्ता तो जी ने जो मेरी पढ़ी थी। हाँ, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल आपका सर। स्वागत है आपका, सुनाइए। सर है ना, बिल्कुल ये संघर्ष की कविता है। काम से लौटे हुए लोग, ये जी, कविता का सुन शीर्षक है। सुनाइए, आपका स्वागत है। शीर्षक है काम से लौटे हुए लोग। वे थक कर लौटते हैं काम से, वे थक कर लौटते हैं काम से कम 2 दिन की रोटी का इंतजाम करके। भूख से बहुत गहरा रिश्ता है इनका, और सुबह ही पेट भर खाना खाकर निकलते हैं घर से।
दोपहर की 4 रोटी जेब में धरकर, शरीर करता है जी तोड़ काम और पेट मांगता है रोटी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, काम से बहुत बढ़िया। काम से थककर लौटे लोग दोबारा काम पर ही निकलते। वाह वाह, क्या काम बात है, से क्या बात है। थककर लौटे लोग दोबारा काम पर ही निकलते। उन्हें नहीं आता काम के अलावा कोई दूसरा काम। उन्हें नहीं आता काम के अलावा कोई दूसरा काम। उनका चेहरा एक जैसा होता है और नहीं होती अलग तरह से पहचान। उनके अपने दुबले पतले शरीर से कुंटल भर वजन उठाता है इनका शरीर। सैकड़ों सीढ़ी चढ़ने उतरने के बाद भी थकान उनके चेहरे पर नहीं देती दिखाई। वाह। नींद नींद बहुत जल्दी ले लेती है आगोश में काम से लौटे हुए आदमी को। नींद बहुत जल्दी ले लेती है आगोश में काम से लौटे हुए आदमी को, और सुबह हो जाती है सूरज उगने से पहले। काम से लौटे व्यक्ति काम से लौटे व्यक्ति उठ जाया करते हैं। वे नहीं लौटते कोई शिकायत लेकर, लौटते हैं खुद पर भरोसा लेकर। क्या काम बात है, से क्या लौटे बात है। आ, काम से लौटे आदमी को उगती हुई फसलों में देखता हूँ दौड़ती हुई पटरी पर रेल की तरह। देखता हूँ गेहूं की बालियों में पकते हुए दूध की तरह, नसों में बहते रक्त की मानिंद। कल कारखानों में उठती हुई आवाज के बीच सुनता हूँ उनकी आवाज। यह लोग प्रार्थना में बैठकर यह लोग प्रार्थना में खड़े होकर नहीं करते अपना समय जाया। कल फिर जाएंगे काम पर काम पर लौटे हुए लोग गर्भनाल की तरह जुड़े होते हैं, जहां सृजन का शिशु ले रहा होता है जन्म, और नया युग बार बार लेता है जन्म। ये कविता थी बहुत बढ़िया, काम से लौटे। बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया कविता है। अब देखिए, कविता का जो मूल धर्म है, यही तो है। आप अपने जीवन में, अपने आसपास और अपने परिवेश में जो आप देख रहे हैं, जो अनुभव कर जी रहे सर। हैं, और वो आपकी जो प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया में वो प्रतिक्रिया सामने कविता के रूप में आती है। और कविता यहीं से तो जन्म लेती है। बात तो नहीं कि जो कटुता है, यथार्थ जो है जीवन का, उसी का प्रतिरूप तो कविता है, उसी का बिल्कुल प्रतिबिंब कविता है। बहुत अच्छा। तो आपको स्वयं किस कवि को ज्यादा प्रभावित किया है? किसको ज्यादा आप याद करते हैं कवि को? जब मैं सर पहले, अब तो के कोर्स में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जब हम 5वीं क्लास पहली दूसरी पढ़ते थे, वो चल रहे मटके टुम्मुक टू वो गीत आते थे। और अंधे ने लंगड़े को कंधे पे बैठाया, उसके कुछ ऐसे गीत थे। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ से कुछ शुरुआत होती है। फिर आगे 8वीं तक पहुंचते हैं तो सर्वेश्वर सक्सेना साहब को पढ़ते हैं। श्रीकांत वर्मा को पढ़ते हैं। परसाई जी भी टॉर्च बेचने वाले के रूप में हमारे बीच आ जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी बीच में आ जाते हैं। उनको पढ़ते हुए बहुत गोपाल सिंह नेपाली है, और इनकी हम कविताएं अपने कोर्सों में पढ़ा करते थे। यहाँ से रुचि जमी। और जब कॉलेज में पहुंचे तो हिंदी साहित्य लिया ही था मैंने। हिंदी साहित्य बीए में भी मेरा हिंदी था, और जनरल हिंदी भी थी और साहित्य हिंदी भी थी। वहाँ बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ने को मिली। तो मुझे बहुत सारे कवियों ने प्रभावित किया। मूल रूप से निराला जी ने, श्रीकांत वर्मा जी ने, राजेश जोशी है, कुमार अम्बुज है, इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और मैंने फिर बहुत सारे लोगों को, रघुवीर था, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिनको मैंने पढ़ा, और उन्होंने जीवन को और प्रभावित किया। और मुझे लगा कि कविता एक जीवन का दर्शन है, और हमें एक सही इंसान वो बनाती है। एक कभी कभी गलत नहीं हो सकता, एक कलाकार कभी गलत नहीं हो सकता, ना वैचारिक रूप से और ना मानसिक रूप से वो किसी की हिंसा करता।
वो एक सुंदर सृष्टि चाहता, सुंदर समाज चाहता, चाहे वो क्या व्यंग्य बात के है, बहुत माध्यम अच्छी से बात आप। कही। तो ये चीज है, इन सभी ने मेरे जीवन को प्रभावित किया। और नए जो अभी कवि आ रहे हैं, मैं लगातार उनको भी पढ़ रहा हूँ, और और सबका बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छी कविता मुझे पढ़ने को मिलती है, मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, फेसबुक पे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे लगातार मेरी इस पर संवाद होता है। तो यहाँ अच्छे मित्र हैं और अच्छी कविताएं हैं। और एक चयन का, हमारे जो प्रदेश में रहते हुए हमें ये कि हमें किन किन को पढ़ना जो आवश्यक है, तो हमने उन लोगों को पढ़ा। कहानी में ज्ञान जी को पढ़ा, व्यंग्य में रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, और हरिशंकर परसाई जी को पूरा पढ़ा। क्या बात है, अ, बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नाम ले रहे हैं आप। तो खैर अ, इन इन साहित्यकारों को, वरिष्ठ साहित्यकारों को, सब लगभग सभी जितने भी साहित्य में जो रुचि रखते हैं उन्होंने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी बहाने एक और कविता आपकी हो जाए, जो आपकी इच्छा है वो हाँ, सुनाइए। ये युवराज शर्मा जी ने, खैर उन जैसी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, वो कलाकार हैं। उन्होंने मेरी कविता का पाठ किया है, तुम्हारा लौटना। वो सुन रहे हैं सर, देखिए मैं कैसे पढ़ पाता हूँ। आप मेरी कविता मुझसे सुनिएगा। युवराज शर्मा जी, प्रणाम सर। तुम्हारा लौटना शीर्षक है। तुम लौटोगे एक दिन, तुम लौटोगे एक दिन, जैसे मुडेर से लौटती है धूप, जैसे पलटती हैं हवाएं और लौटते हैं बादल, और छत पर सुबह सुबह पंछी लौट आते हैं सूरज उगने से पहले। तुम लौटोगे एक दिन, जैसे लौटती है कोपल पतझड़ के बाद नई उम्मीद के साथ। क्या बात है। तुम तुम लौटोगे एक दिन, जैसे मिट्टी में दबे बीज से निकलती है दो पत्तियां, उसी तरह लौटोगे तुम। तुम लौटोगे एक दिन, जैसे मिट्टी में दबे बीज से निकलती हैं दो पत्तियां, उसी तरह लौटोगे तुम। तुम लौटोगे एक दिन, पहली बार मिलने के बाद लौटे तुम बार बार, लौटे स्मृति में हमेशा। तुम लौटोगे एक दिन, जैसे कविता में लौटते हैं बार बार शब्द अर्थवान बनकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। खैर मैंने युवराज शर्मा जी की जो प्रस्तुति है वो सुनी नहीं है, देखी नहीं है। अब मैं आप मुझे उसका लिंक भेज दीजिएगा, मैं उसको जरूर सुनना चाहूंगा। उनका जो उनकी जो प्रस्तुति है वो निस्संदेह बहुत अच्छी रहती है, बहुत उम्दा रहती है। तो जी पुरी जी, आप अपना मोबाइल फिर जी सर, ठीक करिए आपके। जी 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 जी। अब कर रहा हूँ अब सर। कौन सी, हाँ कौन सी कविता सुनाएंगे अब आप बताइए। मैं सर सुना रहा हूँ, अभी मेरा ये मोबाइल ठीक ठीक हो जाए तो थोड़ा सा लिंक जुड़ जाए मेरी। जी जुड़ जी रहा हूँ। जी। ये क्या होगा? अभी अब हमारे साथ प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा जैन जी जुड़ गई। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। हमारे साथ आज अशोकनगर मध्य प्रदेश से हरगोविंद पुरी जी जुड़े हैं, जो सुपरिचित कवि हैं, बहुत उम्दा कविताएं लिखते हैं। उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे बीच बीच में। जी जी बताइए, सुनाइए। अच्छा अब हूँ। हाँ हाँ जी 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 बताइए। अब कौन सी कविता सुनाएंगे आप पुरी जी। सर एक कविता है रेशम। जी जी क्या बात है। उदास, उदास आंखों के सपने से। थोड़ा सा अपने बाईं तरफ आइए, हल्का सा बाईं तरफ, बाईं तरफ। जी जी सुनाइए ठीक है। सुनाइए। जी जी रेशम। जी वे पौधे, वे पौधे जिनमें पलते हैं रेशम के कीड़े, जी पत्तियां खाते हुए निकालते हैं रेशम, फाहा फाहा इकट्ठे करते हैं रेशम। कभी सोचा उन कीड़ों के बारे में जो निकालते हैं रेशम, उन पत्तियों के बारे में जिन्हें खाते हैं रेशम के कीड़े, उन हाथों के बारे में जो फाया फाया इकट्ठे करते हैं रेशम।
जो बनाते हैं धागा, जो बुनते हैं कपड़ा, जो सिलते हैं रेशम का कुर्ता, उनका जिस्म कभी नहीं पहन पाया रेशम। यही हाल कोशा का है, यही सूत का। बहुत जटिल है रेशम का प्रश्न, रेशम कभी नहीं हुआ उनका। जिनके रेशम जिनसे रेशम हुआ रेशम। बहुत जटिल प्रश्न है रेशम। रेशम कभी नहीं हुआ उनका, जिनसे रेशम हुआ रेशम। रेशम की एक दुनिया है, उस दुनिया में जाकर रेशम एकदम रेशम हो जाता। है रेशम क्या की एक बात है। दुनिया है, उस दुनिया में जाकर रेशम एकदम रेशम हो जाता है। रेशम के धागों में फंसे हुए रेशम के धागों में फंसे हुए रेशम के कीड़े, फंसी हुई है रेशम इकट्ठे करने वालों की उंगलियां, उलझे हुए वे पत्ते जिन्हें खाकर पैदा होता है रेशम। एक सिरहन पैदा कर दिए रेशम ने, रेशम पैदा करने वालों के लिए। नहीं, क्या बात है। एक अब देखिए, कविता, आप जब एक कवि के रूप में किसी विषय को लेते हैं तो उसके जो अंतरंग है, अंतर्निहित जो बातें होती है, जो सत्य होते हैं, उनका उनको बाहर निकालना और कवि के कविता के रूप में प्रस्तुत करना एक कवि का ही सामर्थ्य कहा जा सकता है। बहुत अच्छी कविता है, जी सर। सार्थक कविता जी, समर्थ कविता थी। आप थोड़ा सा और बाईं तरफ आइए अपने, पुरी जी, बाईं तरफ आइए। जी हाँ जी। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि कविता जी सर। बोलती है और माँ का आंचल, ये दो आपके संयुक्त संकलन है। तो इस क्या है ये। साहित्य धारा अकादमी से आए थे। कविता बोलती है, उसमें एक कविता है मेरी, जी और एक कविता उसमें है माँ का आंचल। तो अभी मैंने एक तो आ गई मेरे पास, लेकिन दूसरी कविता संग्रह उपलब्ध नहीं हो पाया है। मैंने लगातार प्रयास किया है, तो वो अमेजोन पर है, मैंने ऑर्डर तो कर दिया है। तो अब देखो कब आता है सर। जी जी जी। और तो बहुत बहुत अच्छे आपकी लोग। आपकी बहुत सारी कविताओं का अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। क्या ये अलग अलग जी सर। कविताओं का हुआ या संकलन के रूप में ये आए हैं आपकी नहीं, कविताएं। ये अलग अलग कविता के रूप में सर। जैसे मेरी फेसबुक पे किसी को अच्छी कविता लगी, तो उन्होंने वहां से उठा के अनुवाद की और मुझे टैग कर दी कि हमने आपकी कविता का अनुवाद कर दिया। तो ध्रुव जी भट्ट जी जी ने किया, भरत जी ने किया, जगदीश नलन जी ने किया। उन्होंने तो अभी अभी एक कविता का किया, प्रेम कविता का। तो इस तरह से अनुवाद होता रहा सर। और मुझे अच्छा भी लगा कि मेरी कविता ऐसी हो गया कि उसका अनुवाद और हो रहा है, और बहुत लोगों तक वो पहुंच रही है, जहाँ जो भाषा नहीं जानते इंग्लिश तक पहुंच रही है। और नलिन जी का तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जो उनके 4 संग्रह आ रहे हैं, 2 तो आ चुके हैं, मेरे और भानु प्रकाश के, दोनों की कविता चारों संग्रह में। एक कविता संग्रह पिता पर केंद्रित है, एक युद्ध पर केंद्रित है, एक बेटी पर और एक प्रेम पर। चारों ही कविता संग्रह में हम हमारी और उसमें मुझे मतलब मुझे बहुत गर्व इस बात का कि मैं बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों के बीच में एक छोटा सा कवि मुझे जगह मिली है। तो मैं उनका भी आज इस मंच से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये पिता था सर। पिता पर आपकी कविता है, बहुत अच्छी कविता पिता पर। अगर आपके समक्ष है तो वो पिता पर कविता सुनाइए जरूर। जी सर, मैंने उसको निकाल रखा है। मैं दे रहा हूँ सर। जी जी जी। बिल्कुल सर, वो सुना रहा हूँ। कविता आपकी काफी बहुत हाँ हाँ। प्रतिभा जैन जी लिख रही है, अनुवाद होने पर कविता बहुतों की बन जाती है और अनेक भाषा के लोग काव्य रस का आनंद लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं बिल्कुल तो उसको बिल्कुल। अनुवाद नहीं कहूंगा, मैं तो उसको भावानुवाद के रूप में ही लेता हूं, क्योंकि जब उसका जी भावानुवाद होता है, उसकी मूल आत्मा, कविता की मूल आत्मा को बरकरार रखते हुए उसको आप अन्य जी भाषा में तब्दील करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वही कौशल होता जी है, उसी में महारत होती है एक अनुवादक की, जब वो दूसरी भाषा में किसी की मूल कविता को अनुदित करते हैं, उसको भावानुवाद करते हैं।
क्योंकि कविता की मूल आत्मा, मूल भावना बची रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सही जी, बात। पिता पर कविता, कविता, पिता पर कविता जो आपकी है वो। हाँ, वो तो मेरे पास तो मैं उसका नहीं कर पाया, लेकिन पिता पर ही एक मेरी बहुत अच्छी कविता है। जी जी जी। वो जब कोई घर बनाता है तो किस तरह से है, और ये भी मेरी कविता काफी चर्चित हुई थी। जी जी जी। कच्चे घर की पुरानी दीवार। क्या बात है, सुनाइए, कच्चे आपका घर स्वागत है। की पुरानी- पिता बता रहे थे एक दिन कि यहाँ मिट्टी की दीवारें थी मोटी, एक म्यार का घर, म्यार में लगी थी खूंटी चिरैया, और खपरल के छप्पर का सारा भार दीवारों पर था। और क्या बात है। पिता अपना और खपरल का छप्पर का सारा भार भार दीवारों पर था, और पिता अपना कंधा टटोलने लगे। उनकी स्मृति में कच्चा घर आज भी बना हुआ उसी तरह। वाह वाह। आंगन में लगे आंगन में लगे अशोक अशोक वृक्ष, उसकी छाया अब भी उनके चेहरे पर। बहुत मुश्किल से बनाया था उन्होंने इस घर को। उस कच्चे घर को तोड़ते हुए स्मृति की राख से भर गया मेरा चेहरा। उनकी उंगलियों के निशान मौजूद थे मिट्टी के गोंदों में, जो भर भर आकर गिर रहे थे मेरे सामने। उस कच्चे घर को तोड़ते हुए स्मृति की राख से भर गया था मेरा चेहरा। उनके उंगलियों के निशान मौजूद थे मिट्टी के गोंदों में, जो भरभरा के गिर रहे थे मेरे सामने। बरसात के बाद थोड़ी पीली मिट्टी और भूसे से मिलाकर की गई छावन, गोबर से लीपने और छुई से पोतने के बाद आखिर कैसे आखिर बच्चे सर मैं थोड़ा सा जितना सुनाता हूँ। बरसात के बाद पीली मिट्टी और भूसे से मिलाकर की गई छावन, गोबर से लीपने और छुई से पोतने के बाद चल जाती थी अगली बरसात तक। आखिर बच्चे कैसे जान पाते ये, आखिर बच्चे कैसे जान पाते सब कुछ सस्ता था बाजार में। 500 रुपए किलो थी चांदी। आना दो आना की मजदूरी में एक कच्चे घर का बन जाना एक बहुत बड़ा सपना होता था। अरे है, क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, ये कविता की तो शक्ति यही है, आप उसके जो मूल वहां तक पहुंचना, कविता की शक्ति जी यही है। और ये एक सच्चा कवि, सच्चे मन का कवि ही कर सकता है। देखिए, मैं आपसे सीखना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, कविता कितना ईमानदार होना चाहिए लिखने में, कविता को लिखने में। मैं कवि की बात कर रहा हूं, मैं पूरे साहित्यकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कवि को कितना ईमानदार होना चाहिए अपनी बात कहने में कविता के माध्यम से। बिल्कुल सर। कविता में ईमानदारी बहुत जरूरी है। हम जब किसी चीज को बहुत गौर से देखते हैं और बहुत गंभीरता से देखते हैं, और पूरी ईमानदारी से हम दुख को या किसी के सुख को या किसी की छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनको जब हम देखते हैं और उसे हम अपनी कलम से व्यक्त करते हैं, तो हमें उस जीवन में जो निराश जीवन है उसमें हमको हंसी दिखाई देती है। मैंने कभी नहीं देखा कि एक जो जिसके पास फटी हुई बनियान है और वो अपनी बनियान को लेकर रोए, वो उसमें ही अपना जीवन गुजारता है। तो हमारे पास जैसा है, यदि हम उसको वैसा के वैसा समाज के सामने लाएं, और ये हमारा दायित्व है। और एक दायित्व और बढ़ जाता है कि हम जिनके लिए लिखते हैं वो उन तक बात नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो लोग उन तक तो पहुंच सकती है जो इनका शोषण करते हैं। कम से कम वो इसे सीखें और इन लोगों को जो शोषण से थोड़ी मुक्ति मिले, शिक्षा इनको बढ़े। तो एक ईमानदारी से हम ये बात करने का प्रयास करते हैं, लोगों के दुख को आ, किस तरह हम साझा कर सकते हैं और उसे आत्मसात कर सकते हैं। एक सच्ची बात है कि कभी जब कोई लिखता है तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं क्या हूँ मैं भूल जाता हूँ।
मैं उस घटना में, उस बात में खो जाता हूँ। यहाँ से ये चीजें उभर कर मेरे मेरे को मन में अटैक करती है। बहुत समय तक मन में ये बात मेरे चलती है कि ये मैं जो क्या देख रहा था, मैं यहाँ विरोध कर सकता था, मैं करता हूँ। और जब नहीं बन पड़ता, यदि नहीं होता और घटना मेरे सामने होती है, वहां तो मैं प्रत्यक्ष रूप से कर सकता हूँ। लेकिन जब सुनी है और देखी है, तो मैं अब किस तरह से उसका विरोध कर सकता हूँ, और एक समाज को रचनात्मकता कैसे दी जा सकती है इसमें। तो एक ये है सर कि लोग पूरी ईमानदारी से अगर काम करते हैं, बनावटीपन कविता में नहीं होना चाहिए, हवा हवाई कुछ नहीं होना चाहिए। जीवन में जो घट रहा है उसे हम सच्चाई से स्वीकार करें। नहीं, लेकिन लेकिन और जहाँ पुरी जी, हमने ये देखा है कि आजकल एक नया ट्रेंड आया है कुछ कवियों में, वो एक जी स्टेटमेंट की तरह जारी करते हैं अपनी कविता को। तो कविता तो स्टेटमेंट ही है ना, कविता तो और कुछ चीज, कोई कोई और बात है, अभिव्यक्ति है। हाँ, इसके बारे अब में जी बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल मैं आपको एक बात कहता हूँ। एक मनोज शर्मा जी बहुत अच्छे कवि हैं, उनसे मेरी कभी कभी बात होती है। उनका चयनित कविता संग्रह भी आया दिया मुझे, मैंने पढ़ा भी। उन्होंने बात कही थी कि हमने बहुत बचपन में कविता पढ़ी, आपने भी सर पढ़ी होगी, लगभग सब लोगों ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद क्या के पथ बात है, पर। वो तो खैर, जी जी जी। इलाहाबाद में कितने लोग होंगे जहां वो स्त्री पत्थर तोड़ रही थी, कितने लोगों ने उसको देखा? केवल निराला देख पाए उतने लोगों में। तो जो दृष्टि निराला की थी देखने की, उस महिला को पत्थर तोड़ते हुए, और वो फिर वो कविता उभर कर आई है। वो एक सच्ची कविता है जो कालजयी रचना है। पढ़ते हैं तो गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, ये चीजें कौन देख पाया? उन्होंने देखा और उसको उस तरह से लिखा। तो ये है। और दूसरा ये कि अखबारों की कटिंग और एक तात्कालिक जो घटना है, राजनीतिक घटना है, आप इन पर लिखिए, तो आज ये पुराना अखबार जैसा हो गया, एक दिन के बाद कोई नहीं पढ़ता। तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कविता में कि हम सीधी सीधी कोई बात कर रहे हैं, या आज स्टेटमेंट दिया, कल उस स्टेटमेंट को राजनीतिक तरफ बदल दिया। तो वो नहीं। कविता तो बहुत गहराई से, जैसे आज निराला ने जो देखा एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए इलाहाबाद के पथ पर, उस तरह से अगर हम चीजों को देखेंगे, ये दृष्टि अगर हम अपने अंदर विकसित कर लें, चीजों को देखने की, उस दुख दर्द को देखने की, साहित्य को देखने की, भावनाओं को देखने की, तो एक अच्छी बात होगी। ये पिछले मैं कह दिनों से सकता हूँ। आपने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, कोई ताजा तरीन कविता सुनाइए उनमें से। सर अभी मेरी भागवत में कविता छपी है, बिल्कुल मैं आपको भागवत से ही कविता सुना देता हूँ। दो क्या बात कविता है, हैं, क्या और बात है। मुझे आपका स्वागत है, आपका अ, स्वागत है। और इस पर मुझे कई फोन भी आए लोगों जी के जी। कि आपकी कविता है। तो मैं तो अ, निकाल रहा हूँ सर मैं, और इसमें अच्छे लोगों के बीच में है। ये सर दो कविता है, मैं दोनों सुना देता हूँ। एक है आपका कविता स्वागत है, तुम्हारा हो। सुनाइए। जी जी। पहली कविता तुम्हारा होना। अक्टूबर के अंत में आती है देवर ठंड। अक्टूबर के अंत में आती है देवर ठंड। नवंबर में गर्म कपड़ों और आग की तरफ हो जाता है झुकाव आदमी का। जैसे पृथ्वी अपने अक्षांश में घूमते हुए दूर हुई सूर्य से, और ऐसे में तुम्हारा होना एक ऊष्मा की तरह है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, चाय की गर्म बहुत अच्छी। चाय की चाय की गर्म पतीली को साड़ी के पल्लू से पकड़कर छन्नी से छानना, और दो प्याले चाय के भरना तुम्हारे होने से है सुबह। गुनगुनी धूप में गुनगुनी धूप की आहट से पहले यह हुई सुबह की यह हुई सुबह सुबह की ऊष्मा। जब दिन की गर्माहट होती है खत्म, रसोई से आती है खुशबू,
और तुम्हारा गर्मा गर्म भोजन और स्वाद में ऊष्मा तुम्हारे होने से तो बची है, इसलिए अच्छा लगता है नवंबर में तुम्हारा सानिध्य पाकर। क्या बात है, अ, क्या बात है! आप बताइए, क्या बताइए? ये मतलब कविता का जो मूल कर्तव्य है, जो कविता जिस रूप में आनी चाहिए, क्या बात है! बहुत बढ़िया कविता। और अ, दूसरी कौन सी कविता जो एक दिन, सुनाना चाहेंगे आप? एक दिन, उस दिन के लिए, उस दिन, उस एक दिन के लिए साल महीने दिन और घंटे घटते रहे चांद की तरह। उस एक दिन के लिए साल महीने दिन और घंटे घटते बढ़ते रहे चांद की तरह। दिन निकला और ढल गया, शाम आई और रात गई, एक दिन आएगा कब, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। वाह, वाह, वाह! क्या उस बात है! एक दिन, उस एक दिन के लिए पिता, उस एक दिन के लिए पिता जोते बाट, उस दिन के इंतजार में माँ संभालती रही घर गृहस्थी, प्रेम का संभालती रही किताबों में प्रेम पत्र, प्रेमी यादों में सजीव रहे मिलन के ख्वाब। दुकानदार जैसे राह देखता है खरीदारों की, और किसान उम्मीद से देखता है आसमान। नौजवान की आंखों में पलता है सपना, जैसे संगीतकार मिलाता है लय और ताल। वह एक दिन जिसका वह करता है इंतजार, हो सकता है किसी का घर, हो सकता है किसी का मिल जाना, हो सकता है किसी का प्रेम पा जाना, यह भी हो सकता है किसी को मिले अच्छी दृष्टि जो दिल देख सके बिल्कुल साफ साफ। कहीं जाने की बात भी हो सकती है, हो सकता है किसी मुराद का पूरा होना। वह एक दिन किसी अच्छाई के लिए लड़ने का दिन हो, ऐसी एक भोर जो ला सके सबके जीवन में सवेरा। मैं मानता हूँ ऐसी एक भोर के लिए सभी चाहते होंगे एक दिन। ये दो कविताएं बहुत थी। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखिए, कविता के बहाने आपकी कविताएं हुई, आपके साथ कविताओं पर चर्चा हुई, तो अब देखिए, देखते देखते हमारा समय भी कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। और मित्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। तो कविताओं के अतिरिक्त आपको और कला के किस क्षेत्र में, नाटक है, पेंटिंग है, संगीत है, किसमें आपकी रुचि है? और नाटक में रही सर शुरू में, जब हम पिता से जुड़े थे। बड़े रोचक वाक्य है, उस समय सफदर हाशमी की हत्या हुई थी। ओहो, जी 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 जी। तो और बहुत बड़ा कांड था उस समय, हमने उनका एक नाटक तैयार किया था, और उस नाटक के हमने बहुत सारे प्ले अशोकनगर के चौराहे पर, गुना में, भोपाल में, और जगह जगह कम से कम 50-60, शिवपुरी में 50-60 हमने उसके प्ले किए। और इसके बाद और भी हमने नाटक खेले। मोहन राकेश का नाटक था, विष्णु साहनी जी का नाटक था, कबीरा खड़ा बाजार में। और आषाढ़ का एक दिन अ, अपहरण भाईचारे का था वो नाटक। और उस समय हरिशंकर परसाई जी के एक कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया गया था विवेचना द्वारा, जौलपुर द्वारा। तो अरुण पांडे जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। पहली बार हमने डायरेक्टर से हमने क्लास ली, और नाटक के दृश्य कैसे बनते हैं, कैसा अभिनय होता है, गीत कैसे होते हैं। तो निठल्ले की डायरी में मेरा 2 रोल थे, वहां से हमने किया। और फिर जीवाई यूनिवर्सिटी में भी हम यहाँ से गए, वहां भी हमने काफी शोध किए। इस तरह से कई नाटकों में अभिनय किया। गाना तो हम लोग सामूहिक लोग, हम जनगीत गाते थे सब लोग मिलकर। हम जितने भी कलाकार मंच पर होते थे, एक स्वर में हम सब लोग, हमारी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन सब मिलके वो बड़ी प्यारी आवाज लगती थी, और उसकी जो गूंज थी दूर तक जाती थी। लोग देर तक सुनते थे। अब एक स्वर में 4 अच्छे गाने वाले थे, और हमारा स्वर में स्वर मिल जाता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो और इस तरह संगीत में कोई रुचि रही है आपकी? श्रोता बहुत अच्छा रहा हूँ। मैं बिल्कुल अच्छा। मेरे बहुत पसंदीदा गायकों में फिल्मों में मन्ना डे, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार मेरे प्रिय गायकों में रहे हैं। और
उसी समय जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, लगभग उसी समय मोहम्मद रफी भी एक्सपायर हुए थे। मैं बहुत रोया था उनकी मृत्यु के समय। अ, मेरे पास रेडियो था, मैं रेडियो से गीत सुना करता था, तो बड़ा स्नेह था। और मुझे लगता था कि आवाज इतनी सुरीली है, बहुत अच्छे इंसान है, उनके बारे में पत्र, फिल्म पत्र पत्रिका में पढ़ा करते थे। और आज आज 60 साल के हो रहे हैं, और आज समझ में आती है कि वाकई में ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं। तो अच्छा, आपके संगीत आपके मनुष्य। परिवार में, अच्छा सुनिए, आपके परिवार में आपका कवि होना कितना पसंद करते हैं आपको? क्योंकि अक्सर ये और होता है ना कि परिवार में जो कवि होता है, कहते हैं अरे ये तो पूरा समय तो कविताएं लिखने में ही निकाल लेते हैं और बाकी बचा समय तो कोर्ट में निकालते हैं, गुजारते हैं। तो आपका कवि होना उनको कितना पसंद है आपके परिवार में? मेरी पत्नी मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। 5वीं तक पढ़ी लिखी, उसे कविता से कोई लेना नहीं है। लेकिन अब मैं उसे बताता हूँ कि मैं यहाँ गया था, ये किताब है, तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन उसे सामने कुछ नहीं आता। बड़ी बच्ची है वो, बड़ा प्रेम करती है कविताओं से, छोटा लड़का। बाकी दो को और कविताओं से कोई मतलब नहीं है। बड़े भाई साहब अच्छे गायक है, छोटा भैया अच्छा गायक है, और उन्होंने भी मेरी कविता नहीं पढ़ी, और लिख रहा है वो तो लिखो कि हमें क्या ना। बल्कि मेरी किताब छप गई तो उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया रहा, अच्छा रहा, हम तो काम पे निकलते हैं। लेकिन माहौल जो हमारे दोस्तों के बीच का, जिनके बीच हम लगभग उठते बैठते हैं, वो बहुत अच्छा है। और हम लगभग साहित्य, संगीत, कला के बारे में ज्यादातर बात करते हैं। मैं तो वकालत के बारे में बस कोर्ट में ही सोचता हूँ, उसके बाद नहीं सोचता। या केस की तैयारी करना होता है तब सोचता हूँ, वैसे नहीं सोचता मैं। और मैं सोचना भी नहीं चाहता। ठीक है, केस केस की जगह, लेकिन साहित्य और कला ये जीवन से जुड़े हैं, और जीवन को, एक मनुष्य को एक बहुत अच्छा जीवन प्रदान करते हैं, अच्छा मनुष्य बनाते हैं। संगीत है, क्या बात है! साहित्य है, और एक अच्छे मनुष्य बनने का प्रयास इन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है। क्या बात है! और जवाबदारी। इसी नोट पर हम आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात करती है आपने, कहा कविता, साहित्य, संगीत, सिनेमा, बहुत अच्छे। ये तो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, ये सब जो शक्तियां हैं। और अगर जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है और कला की अन्य विधाएं नहीं है, तो जीवन तो बिल्कुल सूखा है। जीवन में कुछ है नहीं। जीवन तो भरपूर है। जीवन की जो शक्तियां हैं, इन्हीं से संपन्न होती रहती है। और यही विकास जब होता है तो एक अच्छा मनुष्य बनता है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। और बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े रहे इस बीच में, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? आपने मेरे को इतनी गंभीरता से सुना, और अपना समय दिया। मैं आप सभी का हृदय से बिल्कुल बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपके द्वारा जो लाइक कमेंट्स किए गए हैं, उनका मैं अभी पढ़कर जवाब देता हूँ। और आप जुड़े, मुझे सुना, आपका। और रणा जी, आपका क्या, आपने मुझे अपने मंच पर आने का समय दिया, और अपनी बात रखने का समय दिया, और मेरी कविता को, मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाया, विस्तार दिया। मैं आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत अच्छा। और हम यही कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, आशा करते हैं कि आपका एक और नया काव्य संग्रह आ शीघ्र रहा आए। है, आप आ आप रहा है स्वस्थ जनवरी रहिए। में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हम जी। उसकी प्रतीक्षा करेंगे और इसी मंच पर उस काव्य संग्रह पर भी बातचीत रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक। और भानु प्रकाश जी कह रहे हैं कि बहुत सार्थक बातचीत रही। पुरी भाई साहब को साधुवाद दे रहे हैं। और आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, परिवार में मेरा नमस्ते कहिएगा। और जितने मित्र हमारे साथ जुड़े रहे, अब देखिए इतने सभी। समय में हमारे साथ समय के साथ जुड़ते रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं हरगोविंद पुरी जी, आपका धन्यवाद करता हूं इस मंच पर आने के लिए। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर कविता के बहाने में आज हमारे साथ जुड़े थे अशोकनगर मध्य प्रदेश से श्री हरगोविंद पुरी जी।
जो एक सुपरिचित कवि हैं, उनकी कविताएं हमने सुनी और कविता पर बेबाक तरीके से बातचीत भी हुई। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भानु प्रकाश जी, दिलीप कुमार जी, सरोजनी कौशिक जी, महेंद्र कुमार साहू जी, मधु मेहता जी और प्रतिभा जैन जी, भानु प्रकाश जी, पूनम शर्मा जी, बहुत सारे, दिलीप कुमार जी, मिथिलेश राय जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े रहे। पुनः मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मुझे ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।